बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया 14 अगस्त के मौके पे आज़ादी की तकरीब में। उन्होंने रॉकेट फोर्स कमांड बनाने का ऐलान किया है। पाकिस्तान के दिफा को पहले से ज़्यादा मजबूत, पहले से ज़्यादा दुश्मन के लिए तबाहकुन और नाकाबिल तस्खीर बनाने के लिए इस फोर्स का क़याम अमल में लाया जा रहा है। लेकिन इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई और इसकी क्या खसूसियात होंगी, किस तरह से ये अपने दुश्मन के ऊपर हैबत तारी कर देगा और बर वक्त कार्रवाई करने का हामिल होगा, इससे मुतालिक कुछ अहम तफसीलात आपके साथ कुछ ही देर में शेयर करेंगे। फिर आपको बताएंगे कि मार्का हक के अंदर फाइनली वो शाहीन जिन्होंने दुश्मन के जहाज़ों को ताक ताक के निशाना बनाया और ज़मीन बोस किया और धूल चटाई, अब वो मंजर-ए-आम पर आ गए हैं और उन्हें मुख्तलिफ एजाज़ात से नवाजा गया है। पुरवकार तकरीब हुई ऐवान सदर के अंदर, उस सदारती अवार्ड से, सदारती एजाज़ात से उन्हें नवाजा गया। कौन कौन से शाहीन शामिल थे मार्का हक में, बुनियानुल मरसूस के अंदर अपने दुश्मनों को चारों शाने चित करने में शामिल थे, इनसे मुतल्लिक मालूमात सामने आ चुकी हैं, उनकी तस्वीर भी सामने आ चुकी हैं। क्या क्या एजाज़ात उनको मिले हैं, किस तरह से उन्हें ऑनर किया गया है, ये भी आपको विजुअल्स दिखाएंगे। फिर आपको बताएंगे कि प्रवीण स्वानी की तरफ से किस तरह से स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान की पोजीशन को मुस्तहकम कहा गया है, उसकी वजूहात प्रवीण स्वानी की तरफ से क्या बताई जा रही हैं, उन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे। और आपको ये भी बताएंगे कि ट्रंप ने एक बार फिर से जंग रुकवाने का क्रेडिट लिया है, ना सिर्फ क्रेडिट लिया है बल्कि उन्होंने ये भी तज़किरा किया है कि 6 से 7 तैयारे गिरे थे। और वो किसके गिरे थे, अब मेरे ख्याल में इसमें कोई पहली तो रह नहीं गई। और क्या कहना था उनका, ये भी आपको बताएंगे। और आपको बताएंगे कि आज अलास्का में पुतिन और ट्रंप की एक बड़ी अहम मुलाकात होने जा रही है। यूक्रेन और रशिया की जंग को लेकर सहाफ़ियों ने जब उनसे पूछा कि अगर नतायज अच्छे ना निकले, अगर ये जंग ना रुकी इस मुलाकात के बाद भी, तो फिर क्या होगा, तो फिर बड़ी सख्त वार्निंग दी है। और ट्रंप ने कहा है कि संगीन नतायज का सामना करना पड़ सकता है सदर पुतिन को और रशिया को, अगर वो आज होने वाली मुलाकात के अंदर कोई लचक का मुजाहरा नहीं करते या कोई यकीन दहानी नहीं करवाते कि वो यूक्रेन से अपनी जंग को ख़त्म करने जा रहे हैं। साथ में जाते जाते आपको नाज़रीन ये भी बताएंगे कि अगर ये मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो फिर यकीनी तौर पे रशिया के लिए तो मसाइल होंगे, लेकिन शामत भारत की भी आएगी। और ये वार्निंग भी दे दी गई है कि अगर ट्रंप और पुतिन के दरमियान मुज़ाकरात का कोई नतीजा नहीं निकलता तो इंडिया के ऊपर मज़ीद टैरिफ लगा दिए जाएंगे। तो ये एक बहुत ही हैरानकुन और दिलचस्प खबर है, ये भी आपको बताएंगे। फिर आखिर में आपको बताएंगे कि नेतन्याहू की तरफ से क्या मकरू प्लान बनाया जा रहा है बेदखल करने के लिए फ़लस्तीन के गज़ा के शहरियों को उनकी अपनी सरजमीन से, और उन्हें कहाँ भेजने के लिए क्या क्या राब्ते हो रहे हैं। तो एक एक करके तमाम खबरें आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान का रॉकेट फोर्स कमांड बनाने का ऐलान सामने आया है, इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। 13 अगस्त की शब वज़ीर आज़म की तरफ से जो मरकज़ी तकरीब हुई थी उसके अंदर इसका ऐलान हुआ। पाकिस्तान के 79वीं यौम आज़ादी से चंद घंटे पहले एक अहम ऐलान हुआ जिसमें पाकिस्तानी फ़ौज में एक नई कमांड कायम करने का फैसला हुआ है। पाकिस्तान आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड, इसका नाम इसको दिया गया है। तो वज़ीर आज़म के मुताबिक ये कमांड जदीद टेक्नोलॉजी से लैस होगी और इसे एक संग मील करार दिया जा रहा है। साथ ही पाकिस्तान की दिफाई ताकत को कहा जा रहा है कि इससे मज़ीद मौसर और मजबूत हो जाएगी। मुबस्सिरीन का ये नाज़रीन कहना है कि रॉकेट फोर्स की अगर ज़रूरत की बात की जाए तो इंडिया के माबैन जो पाकिस्तान का हालिया एक जंग हुई थी, तनाज़ा हुआ था, इसमें एक अहम पेशरफ्त के तौर पर इसे देखा जा रहा है। इंडिया के अंदर इसके ऊपर बड़े तबसरे तज्जिए हो रहे हैं और एक खौफ पाया जाता है कि पाकिस्तान आखिर ये क्या बनाने जा रहा है जिससे इनका दिफा पहले से ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। तो इस पर सवाल का जो जवाब है वो ये है कि इस सवाल पर पाकिस्तान ने रॉकेट फोर्स कमांड क्यों बनाई। दिफाई तजियाकार मोहम्मद अली ने यह बताया कि इंडिया को सामने रखते हुए ये फोर्स तश्कील दी जा रही है और हालिया जंग में फतेह मिसाइल के मौसर और मोहलिक हमलों के बाद पाकिस्तान के लिए ये ज़रूरी था कि इसे अस्करी सलाहियत को फ़रोग देने के लिए खुसूसी महकमा बनाया जाए। और साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि आर्मी रॉकेट फोर्स का कमान का किरदार और सलाहियत ऑल्ट्री और स्ट्रेटेजिक हथियारों से मुख्तलिफ होगा। इसमें दरमियानी रेंज के मिसाइल से बगैर किसी न्यूक्लियर जंग का तासुर दिए जंग के दौरान किसी दुश्मन के अहदाफ को निशाना बनाया जा सकेगा। तो फौरी रिस्पॉन्स करना, अपनी कैपेबिलिटीज़ को बर वक्त अपग्रेड करते रहना और आपने अपने टारगेट्स को जो अचीव करना है, ये सारी फैसला साजी, कोऑर्डिनेशन, अपग्रेडेशन, इसके अंदर ये तमाम जो शोबाजात हैं
ये एक साथ काम करेंगे और अपने वक्त आने के ऊपर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने की, फौरी कमान देने की सलाहियत भी इसी कमांड फोर्स का, कमान का हिस्सा होगी। तो अस्करी ज़राई का कहना है कि ये वो सबक है जो हमने इंडिया पाकिस्तान की हालिया जंग में सीखा है। और साथ ही एक सिक्योरिटी एहलकार ने बताया कि इस हालिया कॉन्फ्लिक्ट ने पाकिस्तानी फौज को इस हकीकत से रोशनास कराया है कि रिवायती जंग जो है इसके दौरान तवील फासले तक मार करने वाले रॉकेट्स और गाइडेड मिसाइल जो हैं ये बहुत ही मौसर इस्तेमाल के साथ सामने आया इसका, और इसकी अशद ज़रूरत भी सामने आई है ताकि जंगी हालात में फौरी फैसले किए जा सकें। सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक जो मिसाइल्स हैं उसकी ज़रूरत बहुत ही ज़्यादा है आने वाली जंगों के अंदर, क्योंकि जो टाइमिंग है उसके इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाती है। अगले जो आपका हरीफ है, जो आपका दुश्मन है, उसको ये वक्त नहीं मिलना चाहिए कि वो अपना रिस्पॉन्स दे सके या आपके हमले को रोक सके। और यही हमने देखा है, चाहे वो ईरान और इजराइल की जंग थी, उनका आयरन डोम इसके अंदर फ्लॉप हुआ, थर्ड मिसाइल सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो नाकाम हुआ इस वजह से कि अपने हाइपरसोनिक और सुपरसोनिक मिसाइल्स का इस्तेमाल ईरान ने किया। पाकिस्तान की तरफ से भी अपने जो फतेह 1 और फतेह 2 का इस्तेमाल किया गया, उसके ज़रिए पाकिस्तान ने S-400 को निशाना बनाया। बर वक्त कार्रवाई का होना, बर वक्त मिसाइल्स का अपने निशानों को हिट करना, इसकी बहुत अहमियत है। तो पाकिस्तान ने पूरा अलहदा से डिपार्टमेंट बना के अब ये काम उनके ज़िम्मे डाल दिया है, जिसमें वो बहुत ज़्यादा इनोवेशन और जदीदियत के साथ अपने दुश्मन को निशाना बनाने की कैपेबिलिटीज़ पे काम करेंगे। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक इस कमांड के क़याम का मतलब ये नहीं है कि नई फोर्सेस तश्कील दी जा रही हैं, बल्कि एक नया हेडक्वार्टर और कमांड सिस्टम है जो पहले से मरबूत मौजूदा तवील फासले के तोपखाने को मुनज़्ज़म, मरबूत और ज़्यादा मौसर अंदाज में इस्तेमाल करने के लिए कायम किया गया है। अगली खबर की तरफ आते हैं नाज़रीन, और उम्मीद करते हैं कि जो कमांड सिस्टम है बहुत ही बेहतर तरीके से काम करेगा। जो पाकिस्तान के शाहीन है, आपको याद होगा एयर वाइस मार्शल औरंगज़ेब अहमद का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान ने ये जो कारनामा सरअंजाम दिया है, इसमें अगर बात की जाए स्कोर की तो ये 6-0 है। पाकिस्तान ने दुश्मन के 6 तैयारे मारे, उन्होंने हमारा कोई नहीं मारा। तो वो तो जिस वक्त सूटेड बूटेड नजर आए, तमग़े इम्तियाज़ लेते हुए, निशाने इम्तियाज़ देते हुए, साथ में लोगों को बड़ा शिद्दत से इंतज़ार था उन शाहीनों का जिन्होंने J-10C के अंदर बैठ के, जिन्होंने J-F-17 थंडर के अंदर बैठ के, जिन्होंने F-16 के अंदर बैठ के दुश्मन के राफेल गिराए, दुश्मन के तेजाज गिराए, दुश्मन के सुकोई गिराए और उनको जिसको कहते हैं ना कि धूल चटाई, वो सारे शाहीन देखने के लिए पूरी पाकिस्तानी कौम मुंतज़िर थी। तो फाइनली वो मंजर-ए-आम पर आए। लगभग मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो 488 के करीब ये आला एज़ाज़ात थे, सदारती अवार्ड थे जो कि डिज़र्विंग लोगों को दिए गए हैं और उन्हें यकीनी तौर पर उनकी खिदमात के एतराफ़ में एज़ाज़ात दिए गए हैं। लेकिन जिसके ऊपर सबकी नज़रें जुड़ी हुई थी, जिन पायलट्स को सारे देखना चाहते थे, उन्हें सितारे जुर्रत से नवाजा गया। उनमें 2 विंग कमांडर बिलाल रज़ा और हमाद इब्ने मसूद शामिल थे, जबकि इसके अलावा स्क्वाड्रन लीडर ओहदे के 6 अफसरान मोहम्मद यूसुफ खान थे, मोहम्मद उसामा अशफाक थे, मोहम्मद हसन अनीस थे, तलाल हसन थे और फिदा मोहम्मद खान थे और मोहम्मद अशहद को ये एज़ाज़ात दिए गए। और यही वो पाकिस्तान के सपूत हैं, पाकिस्तान के शेर जवान हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अवाम का सर फ़ख्र से बुलंद किया, पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का डंका बजाया और पाकिस्तान को 10 मई के बाद जो इज़्ज़त मिली है और जो जिसको एतराफ़ किया जा रहा है पाकिस्तान की सलाहियतों का, पाकिस्तान की एयर फोर्स की सलाहियतों का, वो लेगेसी जिसको शुरू किया था MM आलम ने चंद ही लम्हों के अंदर, 1 मिनट से भी कम वक्त के अंदर 5 तैयारे भारत के गिरा के, वो लेगेसी आज तक कायम है और उसे कई गुना मज़ीद उसमें इजाफा किया गया है। तो ये पाकिस्तान के वो शेर दिल जवान हैं जो कि ना सिर्फ दुनिया के बेहतरीन पायलट्स हैं बल्कि इन्होंने अपनी सलाहियतों को लोहा अपने से कई गुना बड़ी फ़ौज, कई गुना जदीद तैयारों को गिरा के साबित किया है। तो अस्करी ज़राए के मुताबिक 6 और 7 मई 2025 की रात पाकिस्तानी फ़िज़ा के नंबर 15 स्क्वाड्रन के पायलट्स ने J-10C लड़ाका तैयारों से इंडियन फ़िज़ाया की राफेल समेत 5 तैयारों को मार गिराया था, जबकि 14 स्क्वाड्रन का ताल्लुक J-F-17 तैयारों से है और इन पायलट्स ने इंडिया के रूसी साख्ता दिफाई निज़ाम S-400 को भी तबाह किया। इसके अलावा पाकिस्तानी फ़िज़ा के 7 अफसरान को सितारा बसालत और 23 को तमग़े बसालत का एजाज़ दिया गया। ISPR के मुताबिक तकरीब में पाक फ़िज़ा के अफसर और विंग कमांडर मलिक रिजवान
रिजवान उल हक को तमगा बसालत का एजाज़ दिया गया। इसी तरह से वज़ीर आज़म ने विंग कमांडर मलिक रिजवान उल हक को एजाज़ अता किया और इसके बाद उन्हें अपने साथ खड़ा करके हाज़रीन से तारुफ भी कराते रहे। और साथ में जिस वक्त मंज़र आम पर आए एयर वाइस मार्शल औरंगज़ेब अहमद, तो फिर जो कैमरे थे उनकी जो घन गरज थी उसके अंदर ही सारा वक्त गुजर गया और उनकी जो यूनिफॉर्म के अंदर एंट्री थी, काफ़ी लोग जो थे उसको इंतज़ार भी कर रहे थे। और यकीनी तौर पे जिस तरह से उन्होंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसके बाद उनकी मकबूलियत न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर भी बल्कि पूरी दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गई। वायरल हुई उनकी गुफ्तगू भी और उनकी तस्वीर, उनकी पर्सनैलिटी को बहुत एक्नॉलेज किया गया, बहुत एडमायर किया गया। और एक ऑरा जिसको कहते हैं ना, उनकी पर्सनैलिटी का, उनकी गुफ्तगू का, उनके यकीनी तौर पे जो परफॉर्मेंस थी वो उस सारी चीज़ों पे हावी हो गई जिस तरह से पाकिस्तानी एयर फोर्स ने अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए। तो ये बहुत ही यादगार लम्हात थे और बहुत ही ज़रूरी होता है कंधे पे थपकी देना रियासत का, हुकूमत का और बड़ों का, सिपा सालार का। यकीनी तौर पर जिस तरह से हमने आपको बताया था कि रॉयटर्स की तरफ से, पूरी दुनिया की तरफ से वैसे तो इसको रिपोर्ट किया गया, किस तरह से एयर चीफ ज़हीर बाबर सिद्धू की तरफ से वो तमाम रातें जाग के गुजारी गई। जो ऑपरेशन रूम था जहां पे सारा कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम कायम किया गया था, वहां पे वो जवानों को कहते थे कि भाई तुम जाके सो जाओ, लेकिन वो खुद जागते रहते थे और ऑपरेशन रूम के बाहर उनका मैट्रेस मौजूद होता था। कुछ लम्हों के लिए जाके वो वहां पे आराम करते थे, सस्ताते थे। तो इस तरह से लीड किया जाता है। जो जिंदा कौमें होती हैं, जो बहादुर कौमें होती हैं, वो डरती नहीं, वो घबराती नहीं और वो सोती नहीं है उस गफलत की नींद जिसका शिकार हमने देखा पड़ोसी मुल्क के एयर चीफ AP सिंह हुए। 3 महीने वो सोते रहे और उसके बाद फिर वो उनकी जब आंख खोली तो उनको याद आया कि जी हमने भी 5-6 तैयारे गिराए थे और उन्होंने वो शोशा जिस वक्त छोड़ा तो फिर उसका हंसी मजाक किस तरह से उड़ाया गया, वो सारे मनाजिर आपने देखे। अगली खबर की तरफ आते हैं नाज़रीन और वो खबर है प्रवीण स्वानी की तरफ से। किस तरह से तज्जिया किया गया है, उनकी क्या राय है, पाकिस्तान के फैसला साजी की कुव्वत किस तरह से बेहतर है, उन्हीं की जुबानी सुनिए। India and Pakistan are nuclear weapon states. It is at this level that if and when to use nuclear weapons, that decision will be taken. So a lot of big activity going on at the strategic level of war. Now when you compare the two, the Pakistan side and the Indian side, you realize that on the Pakistan side, all this activity will be decided by one single man. And he is the Army Chief Field Marshal Asim Munir. Which means that at the strategic level of war, that decision making will be much faster than the Indian side. And all these 3 levels of war that I spoke about, they are not in silos. They all impact one another. That means if there is quick decision making by the Pakistan side at the strategic level, it will hugely impact the operations. Which is where, as I said, the outcome of a war is determined, the operational level of war. तो नाज़रीन ये वो वजह है कि ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस मुकम्मल हो चुका कामयाबी के साथ और ऑपरेशन सिंदूर आज भी उसी तरह से चल रहा है नाकामी के साथ और ये कभी ख़त्म भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उनके पास ख़त्म करने के लिए कोई वजह नहीं है। और पाकिस्तान ने ये ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस किस तरह से कामयाबी से पाए तकमील तक पहुँचाया और मार्का हक में किस तरह से कामयाबी हासिल की, ये पूरी दुनिया बता रही है। और प्रवीण स्वानी की तरफ से बताया गया कि अब वहाँ पर कुछ समझ में नहीं आती कि नरेंद्र मोदी की तरफ से फैसला करना है, जंग करनी है नहीं करनी, किस महाज पे करनी है, किसने लीड करना है, किसको हिट करना है, किसको नहीं करना, राजनाथ सिंह ने फैसला करना है, अजीत डोभाल का करना है। कंफ्यूजन सी पाई जाती है और इसी कंफ्यूजन की वजह से और साथ में जो मोराल है वो बहुत डाउन है क्योंकि जो बुनियाद घड़ी गई है कहानी की पहलगाम से, उसकी बुनियाद ही झूठ है। बीज ही गलत लगाया गया है तो पौधा किस तरह से सही निकल सकता है। और आप आम का बीज बो के उसमें से आप तवक्को करेंगे कि सेब निकल आएगा, ये तो मुमकिन नहीं है। तो इसलिए एक तो फैसला साजी का फुकदान है, पता नहीं कि किसने फैसला करना है, क्या करना है। झूठ को सच साबित करने के लिए कई और झूठ बोले जाते हैं और नतीजा यह निकलता है कि उसमें गोदी मीडिया भी फेल हो जाता है जो इतने अरसे से इतना तजुर्बा रखता है प्रोपेगेंडा करने का। इसके बावजूद भी अब सारा कुछ एक्सपोज हो चुका है और यही चीज़ प्रवीण स्वानी की तरफ से की जा रही है कि यहाँ पे क्लैरिटी है। यहाँ पे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तरफ से उनको फ्री हैंड दिया गया, उन्होंने फैसला करना है और फौरी तौर पर एग्जीक्यूट करना है। और यही वजह है कि हमला करने वाले को हमने, जिसके पास ऑप्शन होती है, जिसके पास चॉइस होती है हमला करने की भी,
वक्त की भी, कहाँ करना है, ये सारी चॉइसेस हमला करने वाले के पास होती हैं। इन सारी चीज़ों का एज होने के बावजूद पाकिस्तान ने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को भी मुंह तोड़ जवाब दिया। इसकी वजह यह थी कि क्लैरिटी थी, आप हक की बात कर रहे थे, आप सच की बात कर रहे थे, आप अपना दिफा कर रहे थे, क्योंकि आप दहशतगर्दी फैलाने वाले नहीं थे, आप उन मुतासरीन में थे जिसका शिकार सबसे ज़्यादा पाकिस्तान हुआ है, और उसको फैलाने की जिम्मेदारी इंडिया पर आयद होती है। अब आते हैं नाज़रीन अगले मौजू की तरफ, और वो है ट्रंप का इंडिया को ट्रोल करना। एक ना खत्म होने वाला सिलसिला जारी और सारी है। क्या कहना था ट्रंप का, वो उन्हीं की जुबानी सुनिए। Made peace, not just solved them, made peace. If you look at Pakistan and India, planes were being knocked out of the air. 6 or 7 planes came down. They were ready to go. Maybe nuclear, we solved that. I thought this would be maybe an easier one. It never made sense, this war. It would have never happened when I was president. If I were president, this war would have never happened. But millions of people have been killed. And I'm there for one reason, to see if I can solve. This was Biden's war. This isn't my war. I want to see. तो जनाब डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि यूक्रेन और रूस का जो तनाज़ा है, इस हवाले से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम बहुत अहम है पाकिस्तान और भारत की तरफ देखें। दोनों मुल्कों के दरमियान जंग में 6 से 7 तैयारी गिरे, दोबारा से तैयारी गिरने का, और इस बार तादाद भी उन्होंने बढ़ा दी है। जो पाकिस्तान का क्लेम है एज इट इज़, उस क्लेम पर वो आ चुके हैं। तो कहते हैं कि दोनों मुल्क जोहरी तनाज़े की तरफ जाने के लिए तैयार थे। इस लड़ाई में लाखों लोगों की जानें जा सकती थी, मगर हमने बहुत अच्छे तरीके से ये तनाज़ा हल करवा दिया। तो एक बार फिर से क्रेडिट भी ले रहे हैं, लेकिन दिलचस्प बात क्या है वो भी सुनिए। आज अलास्का में बहुत ही अहम मीटिंग होने जा रही है पुतिन और ट्रंप के दरमियान, जिसमें फैसला होगा फाइनली कि क्या हिकमत अमली है। कुछ ले दे के मामला सेटल डाउन होने जा रहा है, क्योंकि ज़ेलेंस्की पहले ही इसका इजहार कर चुके हैं कि जी मैं अपने हिस्से का कोई भी टुकड़ा भी देने के तैयार नहीं हूं। लेकिन रशिया बज़िद है अपना जो उसका मुतालबा है उसके ऊपर, तो देखते हैं कि किस तरह से कायल करते हैं। लेकिन जो मज़े की खबर वो ये कि जो अमेरिका की तरफ से बयान सामने आया है, अमेरिकी वज़ीर ख़जाना ने कहा है कि अमेरिका भारत पर 25% टैरिफ पहले ही लगा चुका है। रूस से पेट्रोलियम मसनूआत खरीदने की पादाश में इजाफी 25% टैरिफ का इतलाक भी अगले कुछ दिनों में हो जाएगा। साथ में वो कह रहे हैं कि अगर आज होने वाली मुलाकात के अंदर कुछ ना निकला, पुतिन ने बात ना मानी अमेरिका की, तो इंडिया के ऊपर मजीद टैरिफ लग जाएगा, क्योंकि इंडिया ही वो पीठ में छुरा घोंपने वाला दोस्त है, दोस्त नुमा दुश्मन है, जिसने सबसे ज्यादा डैमेज किया है अमेरिकी पॉलिसीज को, अमेरिकी सैंक्शंस को, जो कि उसने रशिया या किसी और मुल्क पे लगाई, चाहे वो ईरान के ऊपर लगाई हो। क्यों? क्योंकि बड़े पैमाने पे असला खरीदता है, बड़े पैमाने पे तेल के रिजर्वायर खरीदता है, और फिर ना सिर्फ अपने इस्तेमाल के लिए खरीदता है बल्कि उसको रिफाइन करके दुनिया में बेचता है और फिर उससे भी मुनाफा कमाता है। तो आप अंदाजा लगाइए कि कितने बड़े पैमाने पे डैमेज किया जा रहा है। फिर ब्रिक्स के अंदर डॉलर के खिलाफ कैंपेन चलाता है, डॉलर के एजेंडे के खिलाफ, अमेरिकी एजेंडे के खिलाफ काम करता है। तो उसके साथ सीज फायर के जो क्रेडिट है वो भी ट्रंप को नहीं देता। तो अब वो कह रहे हैं कि जी पुतिन से मुज़ाकरात हमारे कामयाब होते हैं या नहीं होते। अगर नहीं होते तो फिर भारत को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। आखिर में आपको खबर देते हैं उस काले कवानीन की जिसका इर्तिकाब कर रहा है मुसलसल नेतन्याहू, और अब कोशिश क्या की जा रही है, 5 ममालिक से बातचीत की गई है कि वहाँ से पे किसी तरीके से सेटल किया जाए फ़लस्तीनियों को, गज़ा के शहरियों को, जिसमें एक तो मौजूद है इंडोनेशिया, सोमालिया और सोमालीलैंड, युगांडा, जनूबी सूडान और लीबिया समेत 5 ममालिक से बातचीत चल रही है। और ये कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से गज़ा के शहरियों को वहाँ सेटल किया जाए। यहाँ पे मलिया मेट तो पहले वो कर चुके हैं, खंडर में तब्दील कर चुके हैं, और इमदाद पहुँचने वालों को, इमदाद लेने वालों को गोलियाँ का, बमों का निशाना बनाते हैं, अस्पतालों पर बम्बारमेंट करते हैं, मासूम दूध पीते बच्चों को बुनियादी ग़िज़ाई जो किल्लत है उसकी वजह से वो मौत का शिकार हो रहे हैं, और रही सही कसर गोलियाँ बरसा के पूरी दी जाती है। तो अब इन ममालिक से किसी तरीके से कोशिश की जा रही है कि उनको कायल किया जाए और इनको मुल्क बदर किया जाए, और फिर मुकम्मल जो कब्जा है उसको यकीनी बनाया जाए। ग्रेटर इसराइल का जो एजेंडा है उसको पूरा करने के लिए अब आखिरी दमों पे है ये कोशिश, लेकिन साथ में मगरबी दुनिया का दबाव भी बढ़ रहा है। उम्मीद करते हैं इससे पहले कि ये कोई बड़ी वारदात करने में कामयाब हो जाए नेतन्याहू, इसे लगाम डाली जाए यूनाइटेड नेशन की तरफ से, मगरबी दुनिया की तरफ से, अरब दुनिया की तरफ से, मुस्लिम उम्मा की तरफ से, ताकि फ़लस्तीनियों को उनका जायज़ हक दिलाया जाए, उसे आज़ाद खुद मुख्तार रियासत के तौर पे तस्लीम करवाया जाए। आने वाले दिनों की पेशरफ से आपको आगाह करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।